हेलो दोस्तों, आज राइस का कल्टीवेशन का तीसरा क्लास है जिसमें हम लोग नर्सरी तैयार करने की विधियों तथा ट्रांसप्लांटिंग मेथड, सोविंग, स्पेसिंग एटसेट्रा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है गीली क्यारी विधि। 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी तैयार करने हेतु 800 से 1000 मीटर स्क्वायर या क्षेत्र का 1/10वां भाग की आवश्यकता होती है। या गीली वेट मेथड से नर्सरी तैयार करने में 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाता है। दूसरा विधि है शुष्क क्यारी विधि, ड्राई मेथड। जो ड्राई मेथड है यह बिना सिंचाई वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इस विधि में 25 से 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। अब हम लोग गीली व शुष्क क्यारी विधि के में सीड रेट के बारे में जानेंगे। रोपाई वाले बासमती धान के लिए 35 से 40 केजी पर हेक्टेयर सीड की आवश्यकता होती है। और लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है 30 केजी पर हेक्टेयर। मीडियम ड्यूरेशन है तो 40 केजी पर हेक्टेयर। शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 60 केजी पर हेक्टेयर। और हाइब्रिड राइस है तो 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर सीड लगता है। और डेपोक मेथड को मैट मेथड भी कहा जाता है। यह IRRI मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित किया गया है। IRRI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यह मनीला फिलीपींस में है। इसी के द्वारा डेपोक मेथड को विकसित किया गया था। यह विधि दक्षिण भारत में साउथ रीजन में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। आंध्र प्रदेश में साउथ रीजन में इस विधि को अधिक प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर में नर्सरी तैयार की जाती है। जो सीड रेट है 1.5 से 3 केजी। सीड रेट 1.5 से 3 केजी पर मीटर स्क्वायर है और 60 केजी पर हेक्टेयर। मृदा की इस विधि में नर्सरी तैयार करने के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले सीड को 36 से 48 घंटे के लिए भिगो दिया जाता है। उसके बाद उसको 36 से 48 घंटे में उसमें बीजांकुरण हो जाता है। उसके बाद उसको छान कर फर्श पर या मोटी परत की पॉलीथीन हो या चादर हो या केले के पत्ते पर या जूट की बोरी पर बिछा दिया जाता है। सीमेंट का फर्श हो उस पर बिछा दिया जाता है। समय समय पर उस पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए जिससे नमी बनी रहे। इस विधि में 11 से 14 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है या अन्य विधियों की तुलना में आधे समय में तैयार होता है। इस सबसे कम समय में नर्सरी तैयार होता है। 11 से 14 दिन में इसमें नर्सरी तैयार होता है। टाइम एंड ऑफ मेथड ऑफ प्लांटिंग। जो मेथड ऑफ प्लांटिंग है, रोपाई है तो उपयुक्त जो समय है वह मध्य जुलाई होता है। धान की रोपाई के लिए जो समय है वह मध्य जुलाई होता है। रो से रो की दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो आपसे अगर पूछ लिया पौधों की संख्या निकालना तो आप लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर इसको समझते हैं। नंबर ऑफ प्लांट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ प्लांट एरिया, मतलब जितने एरिया में आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है, अपन स्पेसिंग एरिया हो जाएगा। 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 10,000 वर्ग मीटर हो गया। अब आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 20 सेंटीमीटर रो से रो की दूरी 20 सेंटीमीटर है और प्लांट से प्लांट की रो से रो की दूरी भी 20 सेंटीमीटर, प्लांट से प्लांट की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर है रो से रो की दूरी भी। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, ये 2 5 जा गया। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लाख इतने प्लांट आ जाएंगे। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इतने प्लांट आ जाएंगे। रोपाई हेतु डिबलर
डिबलर इसी तरह होता है, वह सबसे पहले मिट्टी में गड्ढा खोदता है, उसके बाद प्लांट को इसी में लगा देता है। या प्लांटर भी इसी को, प्लांटर डिबलर से ज़्यादा अच्छा प्लांटर होता है और प्लांटर से भी ज़्यादा अच्छा ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर होता है जो सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सीजन। ऋतुओं के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। अस, अमन, बोरो। अस, अमन, बोरो। और अस पश्चिमी बंगाल व बिहार में अस के नाम से जाना जाता है, यह लोकल नेम है उसका। अमन कॉमन नेम है यहाँ का। यानी बोरो जो है पश्चिम बंगाल में बोरो के नाम से जाना जाता है, या उड़ीसा में डालुआ के नाम से जाना जाता है। अस जो है अगेती फसल है, ऑटम धान। और अमन जो है वो शीत ऋतु में या रवि धान शीत ऋतु में उगाई जाती है। बोरो जो है बसंत ऋतु में। अब जो बुआई का समय है इसको याद करने का एक ट्रिक है। यहाँ से देख लीजिए माँ, यहाँ से जा, यहाँ से ना, हो गया मजनू, और यहाँ से सा, यहाँ से ना, यहाँ से माँ, सनम, मजनू, सनम। बुआई का समय याद करने के लिए मई जून जुलाई नवंबर दिसंबर। और कटाई का समय याद करने के लिए आप सा से सितंबर याद कर लेंगे, सितंबर अक्टूबर हो जाएगा। और ना से नवंबर याद करें, नवंबर दिसंबर हो जाएगा। माँ से मार्च अप्रैल हो जाएगा। आप लोग इस तरह से इस कटाई का समय और बुआई के समय को याद कर सकते हैं। भारत में 84% क्षेत्रफल पर जून जुलाई में अमन, आज जो लोकल नेम है अमन, और सीजन जो है जून जुलाई में धान की खेती की जाती है। 84% क्षेत्रफल पर अमन की खेती की जाती है। और भारत में चावल की खेती के प्रकार जो हैं, दो प्रकार से चावल की खेती की जाती है भारत में। एक अपलैंड राइस है और एक लोलैंड राइस है। अपलैंड राइस को सीधी बुआई भी कहते हैं या उच्च भूमि चावल भी के नाम से जाना जाता है। यह उन क्षेत्रों में लगाया जाता है। अपलैंड राइस उन क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं होती, खरपतवारों की समस्या अधिक होती है। उन क्षेत्रों में अपलैंडेड राइस को उगाया जाता है। और लोलैंड राइस या वाटर लॉक्ड राइस, इसे वाटर लॉक्ड राइस भी कहा जाता है, जिसमें या इसमें नर्सरी तैयार करके अधिक पानी वाले क्षेत्र, फ्लडेड एरिया में पडलर जो होता है उसको चला दिया जाता है, जिससे जो मृदा वाटर को कम एब्जॉर्ब करती है। वह जल संतृप्त मृदाओं में चावल की खेती की जाती है। लोलैंड या वाटर लॉक्ड राइस में सिंचाई के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है। वर्षा के साथ साथ सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जबकि अपलैंडेड राइस में सिंचाई की सुविधा नहीं होती, खरपतवारों की इसमें समस्या अधिक होती है। लोलैंड राइस में खरपतवारों की समस्या भी कम रहती है। लैंडेड राइस की अपेक्षा लोलैंड राइस में खरपतवार की समस्या कम होती है और उपज भी अधिक होता है। बात करते हैं खेत में सीधी बुआई द्वारा चावल की खेती का सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। थोथे बीजों को निकालने के हेतु 2% नमक के घोल के द्वारा बीजोपचार करेंगे। और अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए व बढ़वार को तेज करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल में 30 से 35 kg बीज को 12 घंटे के लिए भिगो देंगे। बुआई का समय जो है मानसून की वर्षा शुरू होते ही लेह युक्त खेत में सीधी बुआई में 100 kg पर हेक्टेयर अंकुरित बीज के हिसाब से छिड़क देना चाहिए। मृदा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना पडलिंग कहलाता है, तथा यह जिस यंत्र के द्वारा किया जाता है उसे पडलर कहते हैं और इस प्रोसेस को पडलिंग कहा जाता है। धान की बुआई से पूर्व अत्यधिक नमी की अवस्था में मृदा कणों को पडलर की सहायता से तोड़ना और पानी से भरी मृदा में जुताई करना। धान की ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे पहले धान के खेत में पानी को भर दिया जाता है, उसके बाद जुताई किया जाता है, उसके बाद पडलर चला दिया जाता है, जिससे लीचिंग जो पर्कुलेशन होता है, पडलिंग का मेन उद्देश्य वही होता है, पर्कुलेशन को कम करना, खरपतवार भी नियंत्रण होता है। और जो न्यूट्रिएंट है पडलिंग का उद्देश्य क्या होता है। मुख्य उद्देश्य पडलिंग मृदा में जल के नीचे अपारगम्य परत बनाकर जल को नीचे जाने से रोकना है। जब पडलर चलाया जाता है तो मृदा के नीचे एक लेयर बन जाती है, जिससे जल का पर्कुलेशन नीचे की तरफ नहीं होता, खरपतवार का नियंत्रण होता है, पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ती है पडलिंग के द्वारा। पडलिंग का मेन उद्देश्य यही है।
इरिगेशन इरिगेशन सिंचाई का निर्धारण मृदा में उपलब्ध जल की 25% हानि पर। मृदा में 25% की हानि हो गई है तो सिंचाई कर देना चाहिए। जो सिंचाई जल मांग होता है धान की फसल का 900 से 2500 mm, या इसको 12 एवरेज होता है 1200 mm कह सकते हैं, या इसे 90 से 250 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। यह जल मांग होती है। ड्रम कल्चर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा परकुलेशन से जल मांग ज्ञात कर सकते हैं। यह दास्तानी द्वारा विकसित किया गया था। खेत में 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा रहना चाहिए। पकाई से 2-3 सप्ताह पूर्व इस पानी को निकाल दिया जाता है। रोपित धान जो ट्रांसप्लांटेड राइस होता है उसमें पेनिकल आने पर 10 ± 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहे। मतलब ट्रांसप्लांटेड राइस के पेनिकल स्टेज में 10+5 या 10 ± 5 है तो यह हो जाएगा 5 से 15 सेंटीमीटर। पेनिकल स्टेज में 5 से 15 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना चाहिए। दोस्तों हम लोग परकोलेशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। परकोलेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए यह मृदा है, मृदा वाटर का नीचे की तरफ जाना, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब जब मृदा के नीचे एकदम से जाना इस तरह से, तो इसको बोलते हैं परकोलेशन। और जल का क्षैतिज मतलब हॉरिजेंटली जाना, इसको बोलते हैं सीपेज। बोलते हैं। जब वाटर के साथ खनिज लवण या पोषक तत्वों का न्यूट्रिएंट्स का लीचिंग वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स का रिसाव जो होता है उस प्रक्रिया को लीचिंग कहते हैं। दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इरिगेशन हो गया। बात करते हैं क्रांतिक अवस्थाएं। धान की फसल की कितनी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। एक कल्ले निकलते समय टिलरिंग स्टेज पर, रोपण के 2 से 20 दिन बाद, और बूटिंग स्टेज होता है पेनिकल निकलते समय। सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है ध्वज जो फ्लैग लीफ सीथ होता है। फ्लैग लीफ सीथ मतलब फूलते समय, जो ध्वज पाड़ फलक है उसके फूलते समय, बूटिंग निकलते समय बोल सकते हैं। बूटिंग निकलते 2 स्टेज क्रांतिक अवस्थाएं, 2, एक कल्ले निकलते समय और दूसरा बूटिंग स्टेज। यह दोनों धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। फ्लैग लीफ या ध्वज पड़ का प्रकाश संश्लेषण पर 52% योगदान होता है। जो फ्लैग लीफ होता है उसका प्रकाश संश्लेषण पर 52% योगदान होता है। दोस्तों अब हम लोग उर्वरकों की मात्रा निकालना जान लेते हैं। मान लेते हैं 100 किलो नाइट्रोजन दिया जा रहा है, 100 kg नाइट्रोजन। तो अमोनियम सल्फेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 20%। 20% नाइट्रोजन होता है, तो 20% मान लेते हैं 20% नाइट्रोजन देने के लिए अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है 100 kg। तो यहाँ से 1% नाइट्रोजन देना है तो यहाँ से आ जाएगा 100/20। तो 100 kg नाइट्रोजन दिया जा रहा है। 100 kg नाइट्रोजन, इसलिए 100 kg नाइट्रोजन देने के लिए दिया जा रहा है 100 kg। तो 100 इंटू ये 100/20 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो गया, 25 गया, 500 kg आ गया। 500 अमोनियम सल्फेट की मात्रा 500। दोस्तों इसे आप एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे 20% नाइट्रोजन देने हेतु अमोनियम सल्फेट की मात्रा 100 kg आ गई।
यहाँ 100 kg अमोनियम सल्फेट की मात्रा आ गई। इसका मतलब है 100 kg जब अमोनियम सल्फेट देंगे तो उसमें 20% नाइट्रोजन होगा। तब 1 kg नाइट्रोजन देने के लिए 100/20 होगा, तो 100 kg यहाँ नाइट्रोजन है। 100 kg नाइट्रोजन अगर दिया जा रहा है तब अमोनियम सल्फेट की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी 100 kg नाइट्रोजन देने के लिए? तो 100 × 100/20 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 500 kg आ जाएगा अमोनियम सल्फेट की मात्रा। दोस्तों इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। इस तरह से आप फार्मूला बना सकते हैं। उर्वरक की मात्रा बराबर दिए जाने वाले तत्व की मात्रा अपान पोषक तत्व की मात्रा इसके इंटू में हो जाएगा एरिया। कितने एरिया में दे रहे हैं? 1 हेक्टेयर में दे रहे हैं तो एक होगा, 2 हेक्टेयर में दे रहे हैं तो 2 होगा, 3 हेक्टेयर में दे रहे हैं तो 3 होगा। इस मल्टीप्लाई होगा, इंटू 100 भी होगा। यह है इसका फार्मूला है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 60 किलो फास्फोरस देने के लिए एसएसपी की कितनी मात्रा देनी पड़ेगी? एसएसपी और एरिया मान लेते हैं। एरिया 2 हेक्टेयर है। तो और एसएसपी में फास्फोरस की मात्रा होती है 16%। 16% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्योंकि 16% 16% नहीं, 16 kg नाइट्रोजन, 16 kg फास्फोरस पेंटाऑक्साइड देने के लिए एसएसपी की मात्रा हो जाएगा 100 kg। इसलिए 1 kg देने के लिए एसएसपी की मात्रा हो जाएगा 100/16। इसलिए 2 हेक्टेयर में 60 kg देना है, तो 2 × 60 हो जाएगा। में एसएसपी की मात्रा याद करना है। 2 × 60 × 100/60 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए 60 kg पोटास देना है। 60 kg पोटास देना है K2O। तो MOP की कितनी मात्रा, SOP की कितनी मात्रा देनी होगी? और एरिया है 3 हेक्टेयर एरिया है। आप लोगों को मैं एक ट्रिक बताता हूँ। SOP है, SOP में पोटास की जो मात्रा होती है, SOP यहाँ से देख लीजिए, आप 50 लिखा ही है तो यहाँ से पोटास की मात्रा आ जाएगी 50%। और MOP में पोटास की मात्रा आ जाएगी 60%। इसमें 60% और SOP में 50%। जिसमें 50 लिखा है वो इसमें 85% रहेगा, और जिसमें कुछ नहीं लिखा है MOP है तो MOP में 60% होता है पोटास। अब हम लोग फार्मूले से सीधे डायरेक्ट लगाते हैं। MOP की मात्रा याद करनी है। 60 kg दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा 60 kg है, जिसको 3 हेक्टेयर क्षेत्र में दिया जा रहा है, इंटू 100 हो जाएगा अपान MOP में पोषक तत्व की मात्रा 60 है तो 60 से डिवाइड हो जाएगा। 60 से 60 सीधे कट जाएगा, 300 kg MOP देना पड़ेगा। और SOP के लिए यहाँ SOP में 50% होता है तो सिर्फ नीचे 50% कर देंगे। SOP के लिए भी एक बार हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। SOP सिर्फ इतना ही डाटा को इरेज करना पड़ेगा बस। जैसे SOP को याद करना है। SOP में 60 kg तो पोटास दे ही रहे हैं 3 हेक्टेयर एरिया में, और 100 से मल्टीप्लाई होगा ही। अब SOP में जो
पोटास की मात्रा है वो 50% है, तो यहाँ 50 से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 360 kg, 360 kg SOP की आवश्यकता पड़ेगी। आप लोगों को अब उर्वरक की मात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। जलमग्न पंकिल वाटर लॉग्ड जो पडल्ड होता है मृदाओं में 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। ये जो मान लीजिए सॉइल है मृदा, यहाँ से जो 1 सेंटीमीटर का एरिया है, 1 सेंटीमीटर, इसको ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। और 1 सेंटीमीटर से नीचे का जो एरिया है उसे रिड्यूस्ड जोन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन नहीं हो पाया जाता। ऑक्सीडाइज्ड जोन ऑक्सीजन सिर्फ मृदा में 1 सेंटीमीटर तक ही पाया जाता है। अब बात करते हैं ऊपरी क्षेत्र, जिसे ऑक्सीडाइज्ड जोन कहा जाता है। ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीकरण क्षेत्र है। और जो निचला क्षेत्र है जो 10 mm से नीचे, 1 से 10 mm से नीचे का जो क्षेत्र है उसे ऑक्सीजन रहित अपचयन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, रिड्यूस्ड जोन। नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करने पर हानि अधिक, लगभग नाइट्रेट उर्वरकों का प्रयोग करने पर लगभग 60% उर्वरकों की हानि, विनाइट्रीकरण से 8 से 14% की हानि, लीचिंग से और 1 से 4% की हानि वाष्पीकरण से होती है। आप लोग विनाइट्रीकरण, लीचिंग के बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। विनाइट्रीकरण और नाइट्रीकरण के बारे में जान लेते हैं। अमोनियम का NH4+ अमोनियम का नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है। नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, तो यह NO2 नाइट्राइट आयन बनाता है। नाइट्राइट का फिर ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में। नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्राइट बनता है। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को, अमोनिया से नाइट्राइट बनने की प्रक्रिया, नाइट्रेट, इसे नाइट्रेट कहते हैं, नाइट्रेट, इसको नाइट्राइट कहते हैं। ये नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और इस नाइट्रेट का नाइट्रोजन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O गैस में टूटकर वायुमंडल में मिल जाना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी नाइट्रेट का टूटना ही डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अब आप लोग नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन को समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से अमोनियमधारी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का अपचयन रिड्यूस्ड जोन में होता है। जो रिड्यूस्ड जोन है उसमें अमोनियमधारी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग होता है। सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक जो है अमोनियम सल्फेट है। जो सर्वोत्तम नाइट्रोजनधारी उर्वरक है वो अमोनियम सल्फेट है। धान की नाइट्रोजन उपयोग दक्षता जो है, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी जो है 30 से 40% है। रोपाई वाले धान में नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी 50% जो होती है वो बेसल ड्रेसिंग में होती है। रोपाई के समय बेसल स्टेज पर 50% मांग होती है और कल्ले फूटते समय टिलरिंग स्टेज में 25% और 25% होती है पेनिकल स्टेज पर, पुष्पगुच्छ निकलते समय। यहाँ पर उर्वरक का टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग बात करते हैं LCC, लीफ कलर चार्ट। एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें लीफ के कलर को देखकर उर्वरकों का पता लगाया जा सकता है कि इसको किस स्टेज पर है और इससे कितनी उर्वरक की आवश्यकता है, कितने % उर्वरक की इसको आवश्यकता है। जो LCC चार्ट है इसको IRRI मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित किया गया था। IRRI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मनीला फिलीपींस में है। इसी के द्वारा इस LCC का विकसित किया गया। वह धान में नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारण करता है। आप लोगों से एग्जाम में इससे 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है LCC से
कि एलसीसी को किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो एलसीसी को IRRI मनीला फिलीपींस द्वारा विकसित किया गया था। और एलसीसी का उद्देश्य क्या है? एलसीसी का उद्देश्य नाइट्रोजन उर्वरकों की मात्रा व प्रयोग करने का समय निर्धारित करना। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।